Hello friends, hello my learners, good morning, good afternoon and good evening. मैं उन सभी प्यारे लर्नर्स को आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ. दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. या जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन की, फाइनेंशियल कॉमर्स की जब भी हम बात करते हैं, अकाउंट्स का वो टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है. उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमें क्या करना है, कैसे करना है. तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि अगर हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं. तो पहले आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला फर्स्ट फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट. फाइनेंशियल का क्या मतलब है भाई? फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी और मैनेजमेंट का मतलब होता है टू यूज दोज टेक्निक्स विच इज हेल्पफुल टू सेव योर टाइम एंड मनी. यानी कि अपने समय और मनी को बचाने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज करते हैं, ऐसा तो आप सभी को पता है. अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो हम डिसीजन लेते हैं जिससे कि हमें रिटर्न ज्यादा मिल सके फ्यूचर में, तो उसके लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो पॉलिसीज अपनाते हैं, जो हम काम करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि वो अपने फंड्स को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करे, उसका मैनेजमेंट करे, उसमें से रिटर्न ले सके, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. तो जब भी हमारे दिमाग में, अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें या फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें या एडवांस फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर वी आर टेकिंग 3 टाइप ऑफ डिसीजंस, ओनली 3 टाइप ऑफ डिसीजंस. और इन 3 डिसीजंस में ही हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है. हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे, बट आज हम लोग थोड़ा करेंगे ताकि हमारे को बोरियत भी ना हो और हमारा चीजें हमारी क्लियर भी हो जाए. तो हम सारे टॉपिक वन बाय वन करेंगे. मैंने आप लोगों को बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर always take 3 type of decision. First decision is of investment decision, second decision financial decision and third one is dividend decision. तो जो भी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी होती है वो इन 3 डिसीजंस के बीच में घूमती रहती है. अच्छा भाई, ये बात तो सही है मैम, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जब भी हम पढ़ेंगे तो वो इन 3 डिसीजंस के अंदर ही पढ़ेंगे. अब पहला हमारी जो समस्या आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो ये समस्या आती है कि भाई पहला तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है. ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए कि हमें अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उन्हीं में मैनेज करना चाहिए, उन्हीं का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वर्कर्स को बढ़ा देना चाहिए या सो ऑन सो. अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, हमारी इतनी सारी अर्निंग्स हो सकती हैं और उसके लिए हम फंड्स, अब अगर मान लो मैंने किसी प्रोजेक्ट को फाइनल किया, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनल करने के बाद उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे? अब जब हमारा प्रोजेक्ट भी फाइनल हो गया और उसके लिए हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, तो हमारी बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि हमारी कंपनी के जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो यही 3 डिसीजन आज हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम बात करते हैं पहला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जिसे हम WCM कहते हैं. दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग. दूसरा क्या होता है? कैपिटल बजटिंग. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है. शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड. और जबकि हमारा कैपिटल बजटिंग जो होता है, यानी कि जब हम WCM की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जब हम
डिसीजंस लेने की बात करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये XYZ, हमें 3 तरीके के 4 तरीके के एक्सपेंडिचर दिए होंगे और पूछा जाएगा किस तरीके के, किस कैटेगराइजेशन में आप उसको कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट टर्म जो डिसीजन होता है, शॉर्ट टर्म जो हम डिसीजन लेते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंस से रिलेटेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस से रिलेटेड जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कैश या आप कह सकते हो किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म में तो हम पैसे की बात करेंगे, बट किसी प्रोजेक्ट की फिनेंसिंग की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बजटिंग। आज हम जो पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल बजटिंग। उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल डिसीजन एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ओवरव्यू का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजन से हमारा क्या मतलब है। फाइनेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंसिंग मतलब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, कोई प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको हम फाइनेंस कहाँ से करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन से। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब हमें पैसा कलेक्ट करना है, जो हमारे पास पैसा है वो कहाँ से आएगा, जो मनी है वो कहाँ से आएगी। अब वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं भाई, डिवेंचर से ले सकते हैं, हम इक्विटी शेयर इशू करके ले सकते हैं, हम बॉन्ड से ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, हम खुद की कैपिटल लगा सकते हैं, हम रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये डिसीजन लेना होता है कि वो कौन सा सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है जो सबसे चीपेस्ट हो और हमें रिटर्न भी दे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। और जब हम इन दोनों को कर लेते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब हमने फाइनेंसिंग भी कर ली, उस पैसा लगा दिया, तो हमारा फाइनली प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, जो कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन। तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये खुद में एक बहुत लंबा टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग खुद में ही अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। तो हम पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग। सर मैम ये कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है, जब हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि जब हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, और वो प्रोजेक्ट हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। ये जो हमारा बेनिफिट है, हमें जो भी मिलेगा वो किस में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो यानी कि कैपिटल बजटिंग में हमें क्या समझ में आया, जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम किसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। प्लस अगर हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ साथ जिसमें हमें कैपिटल या फिर हैवी लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज फंड्स की जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग उसे हम बोलते हैं जिसमें हमें लार्ज फंड की रिक्वायरमेंट होती है, हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, हमारा फंड भी बनता है, हमारी लैंड आती है, बिल्डिंग होती है, ये कुछ भी हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, हमें ये डिसीजन हम इसलिए लेते हैं कि जिससे हमें
फ्यूचर में हमारे बिजनेस बढ़ सके, हमारे प्रोडक्शन बढ़ सके, हमारे फ्यूचर के बेनिफिट बढ़ सके। और किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगर हम कह रहे हैं तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक मुझे लगता है 90% किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जो होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो वहां पर ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। अगर आप कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा, कि भाई हम अगर टेक्निक यूज करें कैपिटल बजटिंग की तो वो क्या है, कैपिटल बजटिंग इट्स ऑल अबाउट। और बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम इस सब्जेक्ट से भागते हैं। तो हम यहाँ पर आपकी आज इस क्लियर उस डर को भगा देंगे और हम इसको अचीव करके दिखा देंगे कि भाई कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ इजी है, और हमें समझा नहीं पाए थे लोग। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझते हैं। अब मैं इसको क्लियर करके आगे बढ़ती हूँ। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अब पहले तो हमने समझ लिया कि भाई कैपिटल बजटिंग होता क्या है। अब कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे सर्टेन स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है किसी भी उसमें प्रोजेक्ट जनरेशन। प्रोजेक्ट जनरेशन, प्रोजेक्ट जनरेशन मतलब हमें अब इस प्रोजेक्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम पहले पूरे स्टेप्स लिखते हैं। प्रोजेक्ट जनरेशन में हम बेसिकली 2 टाइप के डिसीजंस को लेते हैं। प्रोजेक्ट जनरेशन में हम 2 तरीके के डिसीजंस को लेते हैं। पहला, प्रपोजल एक्सपेंडिंग द रेवेन्यूज। प्रपोजल एक्सपेंडिंग द रेवेन्यूज, जो रेवेन्यू को प्रपोजल हमारे बढ़ाएंगे, जो प्रपोजल हमारी रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं उन पे हमें विचार करना है, या फिर प्रपोजल्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट। रिड्यूसिंग द कॉस्ट यानी कि हमें, अगर हम प्रोजेक्ट जनरेशन की बात करें कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे जनरेट होता है, उसमें हम 2 चीजों को देखते हैं। पहला, कि वो प्रपोजल हमारी रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो पहले जो हमारा मोटिव था वो क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई, जो पहले हमारे मोटिव्स थे वो क्या थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। बट जैसे जैसे समय बदलता गया, हमारी बिजनेस थॉट बदलते गए, और हमारे जो कंज्यूमर है वो मार्केट के किंग होते चले गए, तो हमारा जो थॉट था, जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसका, बिजनेस का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो कन्वर्ट किस में हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आज की डेट में जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान ना देकर किस पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देते, वो किस पे कंसंट्रेट करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब हमारी वेल्थ बढ़ेगी, जब हमारी वेल्थ इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है, जो हमारे कस्टमर है वो हमारी वेल्थ है, और वो क्या है, सेटिस्फाइड है।
जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट जनरेशन। हमें ये देखना होता है कि जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो रेवेन्यू जनरेट करें। अब हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे जिसमें रेवेन्यू जनरेट ना हो। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा हमें कितने टाइम पे रिटर्न देगा। रेवेन्यू यानी कि इनकम, इनकम देना चाहिए तभी तो हम उसको लगाएंगे, हमें फायदा होगा। और जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम होनी चाहिए। ये तो थी पहले स्टेप की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, सेकंड हमारा होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन। अब भाई आप सभी को पता है इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जिस चीज में ऑल्टरनेट, इवेल्युएशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। इवेल्युएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट इवेल्युएट करते हैं कि हम केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, हम केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जो कॉस्ट में कम हो और बेनिफिट हमें बढ़ा के दे। ठीक है, ऐसे कितने हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, ऐसे कितने हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट के हम टाइप्स देख लेंगे। प्रोजेक्ट ए आता है हमारे पास, एक बी आता है, एक सी आता है, एक डी है हमारे पास। जब हम अपने एग्जिस्टिंग उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है भाई, हमें पता चला कि हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव है। अब इन 4 में से हमें किसको सेलेक्ट करना है, उन 4 में से हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज्यादा दे, कम समय पे हमें रिटर्न दे दे। यानी कि लो टाइम पर, लो टाइम पीरियड पर रिटर्न हमें मिल जाए, रिटर्न मिल जाए जो हमने इनिशियल कॉस्ट लगाई है। फॉर एग्जाम्पल हमने बी को सेलेक्ट किया, ए में क्या था कि हमें कॉस्ट ज्यादा आ रही थी और रिटर्न भी ज्यादा मिल रहे थे, बी में क्या था कॉस्ट कम थी बेनिफिट इंक्रीज थे, और इसमें क्या था दोनों ही लो था, और डी हमारा मॉडरेट था। तो हमने क्या करा कि फाइनली हमने बी को सेलेक्ट कर लिया। इवेल्युएट करने के बाद अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट को मेजर करने के बाद, इन दोनों को मेजर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमने किसको सेलेक्ट किया, फाइनली हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया दैट इज बी, क्योंकि ये हमें कम कॉस्ट में ज्यादा रिटर्न दे रहा था और जल्दी रिटर्न दे रहा था। ठीक है, दिस इज अबाउट सेकेंड स्टेप। थर्ड हमारा होता है, थर्ड की जब हम बात करते हैं तो तीसरे स्टेप में हमारा आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब भाई जब हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन से सर मैम हमारा क्या मतलब है, भाई जो हमने सेकंड स्टेप में इवेल्युएट किए थे, जो हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया था, उनमें से जो बी था हमारा, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी में से हमने सेलेक्ट किसको किया था, बी को। बी हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, फाइनल हो गया। फाइनल प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है, बी। अब जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एंड देन लास्ट स्टेप हमारा होता है फॉलो अप। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन। हम किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनली कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे हमने कह दिया कि ए हमारे लिए अच्छा नहीं है, कैसे हमने कह दिया कि सी हमारे लिए अच्छा नहीं है, डी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो सिलेक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं, प्रोजेक्ट सेलेक्ट, जो फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो कुछ ग्राउंड पे करते होंगे ना,
कुछ ग्राउंड्स पे सिलेक्ट किया जाता है या कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। वो टेक्निक्स क्या है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम उस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, फाइनल जो हमारी वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड फॉलो अप, ये देखते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड थे या जो हमारे हमने स्टैंडर्ड बनाए थे, वो स्टैंडर्ड हमारे एक्चुअल से मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था वो हमारा एक्चुअल से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर हमें एक्चुअल स्टैंडर्ड्स मिल रहा है, वेरी गुड। अगर मोर देन है, ग्रेटर देन है कि नॉट इक्वल टू है, हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं। तो अब और आगे ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो जो प्रोजेक्ट, अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग की हमारे पास कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये टेक्निक्स को हम सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक जो है भाई साहब, वो कौन सा है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। पहला वो मेथड जिसमें हम टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं। सेकेंड, जिसपे हम टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। टाइम वैल्यू जो हमारी है वो कंसीडर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसीडर्ड। ओके, तो यहां तक हमें समझ में आया कि कैपिटल बजटिंग में जो हमारी टेक्निक्स हैं वो 2 पार्ट्स में बटी हुई हैं। एक जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं, एक वो जो टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हुए आते हैं। तो अगर आज आपको ये चीज समझ में आ गई तो मुझे लगता है आगे चल के आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको और नाम से भी बोला जाता है, जिसमें हम कह रहे हैं टाइम वैल्यू कंसीडर की जाती है, इसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, और इनको हम क्या कहते हैं भाई, जब यहाँ डिस्काउंटेड है तो यहाँ पर नॉन डिस्काउंटेड हो जाएगा, पहले ही पता लगा लेते हैं, डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है, और जब ये मॉडर्न है तो ये ट्रेडिशनल होंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो कैपिटल बजटिंग जो टेक्निक्स होती हैं वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक वो जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं, दूसरी वो जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा, ये चार्ट आप समझ लीजिए,
आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके 4 से 10 क्वेश्चन को ये पक्का कर देगा। आगे हम इन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IRR भी बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स IP या PI भी आप इसे कह सकते हो, PI, ठीक है। अब और एक और, ये तो बेसिकली 3 मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में आपको ये 2 मेथड भी देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं मॉडिफायर IRR, सेकेंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, और इनमें भी हमें बेसिकली इन 3 को याद रखना है। ये आपको कॉमन मिलेंगे, ये कोई बुक्स कुछ कहती हैं, कोई बुक्स कुछ कहती हैं, तो ये भी इनका पार्ट होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, ये तो बात थी डिस्काउंटेड के कैश की। ठीक है, अब जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं तो आप एक काम करो, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में हमारा आता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। सेकेंड हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहते हैं ARR, तो अब आप लोगों को ये चार्ट याद कर लेना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर BCom students, MCom students, MBA students, or all those participants who want to make their career in commercial field, like अगर वो बैंक का कोई पेपर दे रहे हैं, RBI का पेपर दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उनसे जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको इनको, आपने सिर्फ चार्ट को भी याद कर लिया ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये आपको चार्ट 2 क्वेश्चन तो दिला ही देगा, 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स एटलीस्ट तो दिला देगा। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, मॉडिफायर IRR क्या है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है, पेबैक पीरियड क्या है, एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस आज इतना ही। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे हमारी सेकेंड सीरीज में। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप भेज सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल है, वैल्यूएबल है, तो प्लीज बेल आइकन को बजाना ना भूलें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, और लाइक कर देंगे, बेल आइकन बजा देंगे, तो उससे ये होगा कि आगे अब जो इसके फर्दर वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ यहाँ पर अपने उन सभी लर्नर्स को जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई आसान बनाना चाहते हैं, उनको लर्निंग इजी बनाना है। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप लोगों से कहती हूँ कि अगली बार मैं अपना वीडियो बनाऊंगी और उसको आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।